वेलकम टू ऑल। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे एक नए चैप्टर को जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 12th क्लास का ये एक चैप्टर है। हमने इससे पहले 12th क्लास का एक चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में समझा था। उसके बाद उसका अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप एक वर्ड सुन रहे हैं जैसे कि हेल्थ। तो हेल्थ का मतलब क्या होता है? पहले ये माना जाता था कि अब्सेंस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड हेल्थ, लेकिन बाद में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, जिसका हेडक्वार्टर है, उसने कहा कि अब्सेंस ऑफ डिजीज का मतलब सिर्फ हेल्थ नहीं होता है। हेल्दी पर्सन उसको कहा जाता है जो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली, इन चारों एस्पेक्ट्स में फुलफिल करता हो, चारों एस्पेक्ट्स में वो हेल्दी हो, तभी वो हेल्थ कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, मान लीजिए कोई आप ही हैं, जैसे आपका किसी लड़के से या किसी दोस्त से बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, या फिर आपकी वाइफ से, या फिर माँ से, पिताजी से, भाई से, किसी से भी झगड़ा हो गया। तो आप झगड़ा होने के बाद आप हैप्पी नहीं रहेंगे, आप कहीं ना कहीं मेंटली प्रॉब्लम में रहेंगे, सोशली प्रॉब्लम में रहेंगे, आप दुखी रहेंगे। तो उस एस्पेक्ट में देखा जाए तो आप उस समय हेल्दी नहीं कहलाएंगे, ठीक है। और वही चारों चीज़ों को आप रिप्रोडक्शन से जोड़ दोगे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू WHO कि टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फिजिकली, इमोशनली, सोशली, बिहेवियरली, अगर इन चारों चीज़ें में वो सही है, चारों रूप में वो सही होगा तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाएगा। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए कोई कपल्स है, मेल फीमेल है, पति पत्नी है, वो दोनों स्वस्थ है, काफ़ी हेल्दी हैं, उनका सही चल रहा है, लेकिन वो दोनों बच्चे पैदा नहीं कर सकते, मतलब इनफर्टिलिटी है, वो इनफर्टाइल है। तो उनको अगर आप देख सकते हो, अगर आप थोड़ा भी अगर सोचो इनके बारे में, तो वो कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, सोशली स्ट्रांग भी नहीं होंगे, काहे कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर उन पर होता होगा सोशली। तो उस एस्पेक्ट में देखा जाए तो वो भी रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं है। इसलिए इस डेफिनेशन को दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चूँकि थोड़ा सा थ्योरी ज़्यादा है तो यहाँ पे लिखा रहेगा तो ज़्यादा, काफ़ी कम टाइम में ज़्यादा एक्सप्लेन हो पाएगा। फिर बाद में लगभग 1951 की बात है, 1947 ईस्वी में, जैसे कि वी गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम, तो आफ्टर 4 इयर्स ऑफ फ्रीडम 1951 में भारत सरकार ने एक प्रोग्राम चालू किया जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में बेसिकली सरकार ने ये देखा कि लोगों को ना ज़्यादा आइडिया है नहीं इन सब चीज़ों के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में, मतलब अनवांटेड चाइल्ड भी बच्चे पैदा कर देते हैं लोग, उनको जानकारी नहीं है, ना ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ना ही उनको कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। तो उन्होंने बसों में इश्तिहार लगाना चालू किया, एडवर्टाइज दिया, रेडियो में, उस समय तो यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक उतना था नहीं, तो वही रेडियो में प्रचार, टीवी में ऐड हुआ, बड़े बड़े पोस्टर लगाना बसों में, ट्रेनों में, वहाँ पे प्रचार शुरू किया, ये सब अवेयरनेस फैलाना चालू किया। धीरे धीरे पता चला कि ये, और वो हर साल उसका वो चेक करते थे, असेसमेंट करते थे, एसेस करते थे कि ये क्या हुआ है, ठीक है। तो फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि सिर्फ पॉपुलेशन ही, और मतलब ये सब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि लोग अच्छे से अवेयरनेस नहीं है। तो इसलिए फिर RCH प्रोग्राम को चालू किया था, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सोसाइटी। एक प्रोग्राम को फिर भारत सरकार ने चालू किया। उस RCH में कई सारे प्रोग्राम को उन्होंने स्टार्ट किया। तो उन्होंने देखा कि भेदभाव काफ़ी ज़्यादा है मेल फीमेल के बीच में। अगर गर्भ में अगर पता चलता था लड़की है तो उसकी हत्या करवा देते थे, इक्वल इम्पोर्टेंस, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देते थे मेल और फीमेल में। वही देखे तो जब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी तो ड्यूरिंग प्रेग्नेंट वो डॉक्टरों से नहीं दिखवाती थी। जब वो डिलीवरी होने वाला था तो गांव में देखते थे कि जो दाई हुई है उसी से डिलीवरी करवा लेती थी। कई बार देखा गया कि अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता था और गोबर रगड़ दिया जाता था, उससे इन्फेक्शन हो जाता था, काफ़ी ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया था। ड्यूरिंग पार्चुरेशन काफ़ी ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया था, मतलब मातृ मृत्यु दर बोलते हैं। आज भी हर 14 डिलीवरी होती है उसमें एक माँ मारी जाती है, तो ये भी आज भी ये सिस्टम है। तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों को देखा गया, तो इन सब चीज़ों को, इन सब प्लानिंग को RCH प्रोग्राम में रखा गया। तो RCH प्रोग्राम में सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा कि किन चीज़ों को रखा गया था भारत सरकार के द्वारा। तो ये सब चीज़ें थी, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। पहला तो मैंने यहाँ बता दिया, अकॉर्डिंग टू WHO टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकली,
इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली, तभी जाकर के रिप्रोडक्टिव हेल्दी कहलाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट ठीक है। ओके, अब बात करते हैं जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम लोगों ने ये भी देख लिया कि प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजी अगर देखा जाए तो टॉपिक है जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजी। तो प्रॉब्लम क्या था जो भी मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया, और उसकी फिर स्ट्रैटेजी क्या थी भारत सरकार की तरफ से। तो 1991 में इन्होंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया, फिर RCH प्रोग्राम स्टार्ट किया, RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर स्टार्ट किया इन्होंने। तो इन्होंने देखा, इन सब चीज़ों को गौर किया। पहला मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, गिव अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन एंड सोसाइटी। ठीक है, एडुकेट पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल, मतलब लोगों को इन्होंने एडुकेट करना चालू किया अबाउट किसके बारे में, बर्थ कंट्रोल के बारे में। केयर ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान कैसा केयरनेस होना चाहिए। पोस्ट नेटल मतलब आफ्टर डिलीवरी। केयर ऑफ मदर, मदर का केयर कैसा होना चाहिए। एंड चाइल्ड इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, कई देखा गया कि ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं करवाते थे, तो उन पर भी उन सब चीज़ों को गौर किया गया। इन सब प्रोग्राम को लोगों को जागरूक किया गया इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद अबाउट प्रॉब्लम एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लोगों को बताना कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या क्या हो सकता है, ये कितनी बड़ी बाद में जा कर के दिक्कत होने वाली है। सेक्स एब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम, इन सब चीज़ों के बारे में बताना। इन सब चीज़ों से क्या होगा कि सेक्स एब्यूज़ होगा या फिर सेक्स क्राइम होगा, वो सब का रिड्यूस हो जाएगा, वो सब का रिडक्शन हो जाएगा। साथ ही देखा गया और भी इसमें है जैसे कि एम था कि सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, स्कूल में सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताया जाए, क्या गलत है क्या सही है, इन सब चीज़ों के बारे में पता चले। लोगों को पता ही नहीं था क्या होता है क्या। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग होशियार हो गए, लोगों को पता है, लेकिन उस टाइम में उतना पता नहीं होता था। ठीक है, और उस समय तो 12-13 साल में ही लड़कियों का शादी कर दिया जाता था। तो इन सब चीज़ों पे भी 18 से 21 साल कर दिया गया है सब। आगे हम लोग इस सबको भी समझेंगे। प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन सेक्स रिलेटेड ऑल एस्पेक्ट्स अबाउट सेक्स रिलेटेड मिथ एंड मिसकंसेप्ट, काफ़ी सेक्स को लेकर के मिथ भी था, भ्रांतियाँ थी, मिसकंसेप्शन था। इन सब चीज़ों को दूर किया गया। इस प्रोग्राम में बेसिकली यही सब दिया गया था। टू गिव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम SIT, एंड जो SIT मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो होता है, जैसे एड्स हो गया, हर्पीज़ हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में भी इसमें RCH में बेसिकली रखा गया था। ठीक है, नाउ अच्छा, एक था एमनियोसेंटेसिस। सेंटेसिस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लें। एक था इसमें एमनियोसेंटेसिस, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं फिगर बना के। एक है एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, टॉपिक डालिए एमनियोसेंटेसिस। होता क्या है, जैसे कि हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा था, ये हो गया एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद आपको पता है एक और लेयर होता है एमनियन का, ये एमनियन है, ये एमनियन। ठीक है, ये हो गया एम्ब्रियो, ये क्या हो गया एमनियन। और यहाँ क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ये पूरा होता है एमनियोटिक फ्लूइड। ये क्या हो गया एमनियोटिक फ्लूइड। इतना तो हमको पता है, ये सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। अब यहाँ पे ना कुछ सेल पाए जाते हैं, कुछ सेल होते हैं यहाँ पे, स्टेम सेल जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया स्टेम सेल, स्टेम सेल। यहाँ कुछ स्टेम सेल होते हैं। इसको क्या किया जाता है ना, जब वो 14 से लेकर के 18 वीक्स चलता है किस प्रेगनेंसी का, 14 से 18 वीक्स में, तो डॉक्टर क्या करता है, उस प्रेग्नेंट लेडी को बुलाता है और बुला करके इसमें ना एक इंजेक्शन लगा देता है, और इंजेक्शन से इस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लिया जाता है। अब जैसे ही इस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाएगा, मतलब विथड्रॉ, क्या किया गया बेसिकली देखिए, यहाँ से इसको निकाल लिया जाता है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लिया जाता है, विथड्रॉ कर लिया जाता है
फ्रॉम एम्ब्रियो, ठीक है, उसको निकाल लिया जाता है, ठीक है, और उस सेल में चेक किया जाता है। तो बेसिकली उस सेल में, वो एक सेल है, अब सेल होगा तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम होगा, क्रोमोजोम होगा। अब क्रोमोजोम में आपको पता है कि क्रोमोजोम में आराम से पता लगाया जा सकता है कि उसका क्रोमोजोम कौन सा डिफेक्टिव है, कौन डिफेक्टिव नहीं है। तो बेसिकली डॉक्टर ने ये पता लगाते थे इससे कि अगर किसी को कोई सिंड्रोम है, सिंड्रोम मतलब कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, कोई जेनेटिक डिजीज़ है, तो उसके बारे में पता लगाया जा सके। तो मान लीजिए किसी जो एम्ब्रियो है उसका ना, मान लीजिए कि उसको सिकल सेल एनीमिया है, चाहे डाउन सिंड्रोम है, चाहे हीमोफीलिया है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि 21 नंबर का जो क्रोमोजोम होता है ना, वो ट्राइसोम हो जाता है। ये होता है ना, वो ट्राइसोम इस टाइप का हो जाता है, ट्राइसोम हो जाता है 21 का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। तो बेसिकली जेनेटिक डिफेक्टिव अगर कुछ होता है तो डॉक्टर उसके बारे में पता लगाते थे। कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं जिनका पहला बच्चा कोई सिंड्रोम हो जाता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, उसको हीमोफीलिया हो गया। तो ये सब जेनेटिक डिजीज़ होते हैं। ये इसका तो इलाज हो नहीं सकता है, लेकिन इसका प्रोटेक्शन हो सकता है। जैसे ही डॉक्टर को पता चलेगा तो उस हिसाब से इसको अबॉर्शन करवा देंगे, चाहे जो भी कुछ होगा तो होगा। लेकिन इसका क्या किया जाता था, अब एक बात बताइए, जब हम क्रोमोजोम पता लगा सकते हैं तो हम तो ये भी पता लगा सकते हैं, डॉक्टर पता लगा सकता है कि वो सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, कि वो मेल है कि फीमेल है। अगर मेल होगा उसमें तो XY होगा, और फीमेल होगी तो XX होगा। इसका 24वां नंबर का क्रोमोजोम। तो इससे क्या हुआ ना कि काफ़ी ज़्यादा ना सेक्स डिटर्मिनेशन होने लगेगा। जैसे ही पता चल रहा था XY है तो उसका एबॉर्शन करवा देते थे। तो ये थोड़ा सा इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो इसका काफ़ी ज़्यादा ना मतलब मिसयूज होने लगा, इसका मिसयूज होने लगा, इसका मिसयूज होने लगा। जैसे ही मिसयूज होने लगा, अब एक बात बताइए, जब इसका मिसयूज होना शुरू हुआ तो सरकार को क्या करना चाहिए था, इस पे बैन लगा देना चाहिए था। अगर इस पे बैन लगा देती तो उन कपल का आप सोचिए जिनको वाकई में कोई प्रॉब्लम था, अगर इसको कोई अगर प्रॉब्लम होगा, कोई सिंड्रोम अगर होगा, तो फिर उस पर तो बैन लगा हुआ है, डॉक्टर तो करेगा नहीं, तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर बैन नहीं लगाएगी तो इन लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने स्टैट्यूटरी बैन लगा दिया इसके ऊपर। स्टैट्यूटरी बैन का मतलब होता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीटली बैन नहीं लगाया, स्टैट्यूटरी बैन इस पे लगा दिया था। आप NCERT को पढ़ेंगे, आपको लाइन बाय लाइन समझ में आएगा ये सब चीज़ों के बारे में। तो थोड़ा सा सबको रीड कर लेंगे, एक बार कहानी की तरह आप इसको समझ जाएंगे, 2-3 बार रीड करेंगे, आपको हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। आराम से उसको आप लिख भी सकते हैं और टिक भी लगा सकते हैं MCQ वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में, एमनियोसेंटेसिस के। देखिए, अगर थोड़ा सा एक डाटा हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, एक डाटा को देखोगे ना तो और अच्छे समझ में आएगा। ये डाटा NCERT में दिया हुआ है लैंग्वेज में, मैं आपको यहाँ पे चार्ट बना के समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ मैं ईयर लिखता हूँ, ये हो गया 1900, ठीक है, ये हो गया 2000, और ये हो गया 2011, ठीक है, ये हो गया ईयर, ओके। यहाँ मैं लिखता हूँ वर्ल्ड पॉपुलेशन और लिखता हूँ इंडिया पॉपुलेशन। यहाँ मैं लिखूँगा इंडिया का पॉपुलेशन और ये हो गया वर्ल्ड पॉपुलेशन। यहाँ ईयर हो गया 1900, 2000, 2011, ठीक है। अब 1900 ईस्वी में वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था वो था 2 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, तो मिलियन थोड़ी ना होगा। उस समय इंडिया का 350 मिलियन था, मिलियन बिलियन तो आप लोग और आराम से समझ रहे होंगे, ठीक है, मिलियन था। तो वर्ल्ड का 1900 में 2 बिलियन था, वहीं पे इंडिया का 350 मिलियन था। ये 2000 में ये लगभग 6 बिलियन हो गया वर्ल्ड का, और इंडिया का हो गया 1 मिलियन, ठीक है। वही फिर बाद में जाकर के 2011 के सेंसस में 19 वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था वो हो गया 7.2 बिलियन, और इंडिया का कितना हो गया 1.25 बिलियन। ये खतरनाक ग्रोथ हुआ, मतलब 2000 में
हर छठा व्यक्ति इस डाटा के अकॉर्डिंग इंडियन था। और इसमें प्राउड होने वाली कोई बात नहीं है, नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, क्योंकि उस हिसाब से हम लोगों के पास सोर्सेज नहीं हैं, उस हिसाब से हम लोगों का पर कैपिटा इनकम नहीं है, जीडीपी नहीं है, उतने पैसे भी भारत सरकार के पास नहीं है। ठीक है, तो ये प्राउड वाली बात नहीं है, काफ़ी अच्छी बात नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस में जो हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो लेस देन 2% है। लेस देन 2% का मतलब क्या होता है? ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ये था लेस देन 2%। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये इस टाइप से डाटा दिया हुआ है ईयर, ये आप देखोगे जाकर के तो इस टाइप का ईयर दिया हुआ है। इसका मतलब होता है कि एक साल में 1000 में 20 व्यक्ति ज़्यादा पैदा हो जाता है। मतलब कि एक साल में 1000 में से मान लीजिए 300 आदमी पैदा हुआ, ठीक है, सॉरी मर गया। मतलब एक साल में मान लीजिए 1000 में 300 आदमी मर गया। फिर से समझिए, एक साल में 1000 में से 300 व्यक्ति मर गया और उसी साल में 320 व्यक्ति पैदा हो गया, मतलब 20 ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। तो इस हिसाब से जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो लेस देन 2% है। अभी के अकॉर्डिंग यही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा पॉपुलेशन का कंडीशन। तो ये है किसके बारे में? पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल के लिए क्या किया जाए? तो अच्छा, पहला है कि रीजन क्या है इस पॉपुलेशन का, इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का आखिर रीजन क्या है? तो रीजन की अगर बात करें तो इसमें मैंने यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज एंड बेटर लिविंग। अब क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा प्रोग्राम चलाए गए, इससे क्या हुआ कि सरकार काफ़ी ज़्यादा मेडिकल में खर्च करने लगी, लोगों को जागरूक करने लगी। तो इससे क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गई, जिससे तो जो डेथ होता था वो थोड़ा सा रुक गया। इससे जो मर रहा था व्यक्ति वो बच गया। अब इस ये तो प्रोसेस आएगा इसमें। फिर क्या हुआ कि रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट MMR एंड IMR, मतलब जो अभी हमने बात करी जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था, जो मतलब मातृ मृत्यु दर, वो घट गया। ठीक है, और क्या कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी, जो बच्चा मर जाता था वो भी घट गया। इससे इंक्रीज हो गया जनसंख्या, पॉपुलेशन। इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। इसमें क्या लिखा है कि जो रिप्रोडक्टिव एज के जो बच्चे थे ना, जो 21-22 साल के थे, उनका भी क्या हुआ बेसिकली कि इंक्रीज हो गया उनका भी नंबर। धीरे धीरे जो कपल्स हुए, शादियां हुई, तो धीरे धीरे बच्चे पैदा करने लगे और पॉपुलेशन ग्रो कर गया। ठीक है, अब है कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल। अच्छा बताइए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इंपॉर्टेंस नहीं, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा? इन सब ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग, इस पे असर पड़ेगा। ठीक है, अब कंट्रोल मेजर, कैसे कंट्रोल करें इसको? ठीक है, अब क्या हुआ, लोगों को मोटिवेट करेंगे स्मॉलर फैमिली को कि आप अगर 1 से 2 बच्चे, 2 ही बच्चे रखते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। स्लोगन का यूज किया, हम 2 हमारे 2, 2 ही बच्चे सबसे अच्छे, इस टाइप का स्लोगन को स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये हो गए कुछ बेसिक सी लाइनें, कुछ बेसिक सी बात जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में स्टार्टिंग में दिया हुआ है। आज आप इसको NCERT को पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन आपको समझ में आएगा। अब समझते हैं हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। ठीक, अब समझिए कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। देखिए कॉन्ट्रासेप्शन का अगर बेसिक मीनिंग समझें तो कंसेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी और कॉन्ट्रा का मतलब होता है उसके एंटी में। मतलब प्रेगनेंसी को रोकना, अवॉइड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। तो इसमें अगर डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो मेथड और डिवाइस टू अवॉइड प्रेगनेंसी कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। ये क्या होगा? ये बेसिक सा डेफिनेशन होगा कॉन्ट्रासेप्शन का। ओके, अब ना ये ना 2 टाइप के होते हैं, एक तो होगा परमानेंट और एक होगा टेम्परोरी। तो एक होगा टेम्परोरी, आप अगर बच्चा नहीं चाहते हैं अभी तो उसका टेम्परोरी उपाय होगा या फिर परमानेंट उपाय होगा। तो एक तो टेम्परोरी हो जाएगा, टेम्परोरी, और एक हो जाएगा इसमें परमानेंट।
परमानेंट, यही दो उपाय होगा। अब परमानेंट में दो चीज़ें आती है, एक होता है वैस्कोटोमी, सब समझेंगे हम लोग वैस्कोटोमी, वही बस यहाँ पे समझ लीजिए, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे हम लोग। और ये होगा ट्यूबोकोटोमी, ट्यूबोकोटोमी, वैस्कोटोमी और ट्यूबोकोटोमी, ठीक है, ये होगा। अब इसे टेम्पररी में देखिए, टेम्पररी में दो बातें होंगी, एक होगा नेचुरल, नेचुरल और एक होगा आर्टिफिशियल। अभी बस यहाँ पे आप समझिए, ठीक है, अभी भी एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। कॉन्ट्रासेप्शन में दो बातें होंगी, या तो आप टेम्प्रोरी करवाना चाहते हैं या फिर परमानेंट ख़त्म करना चाहते हैं। अब बच्चा चाहते ही नहीं है, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि कुछ टाइम के लिए ना हो, लेकिन फिर बाद में मैं करूँगा इसको, हमारी प्लानिंग होगी इसमें, तो वो टेम्प्रोरी में आ जाएगा। टेम्प्रोरी फिर दो टाइप का होगा, आप नेचुरल प्रोसेस को अपनाते हो या फिर कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस को अपनाते हो। और परमानेंट में वैस्कोटोमी और ट्यूबोकोटोमी को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब देखिए नेचुरल में क्या होता है, इसमें ना तीन आएंगे, एक आता है इसमें पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, या फिर इसी को रिदम साइकिल बोलते हैं, रिदम साइकिल, इसी को कैलेंडर साइकिल बोलते हैं, कैलेंडर साइकिल, ठीक है। और एक हो जाएगा इसमें कोइटस इंटरप्टस। ये जो हम बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे ना, यही चीज़ समझाने वाले थे, लेकिन वो अच्छे से समझा नहीं पाए, काफ़ी ज़्यादा विवाद कंट्रोवर्सी हो गया था, ठीक है। और तीसरा इसमें आ जाता है इसमें लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये ठीक है। ये हो गया आपका तीन प्रोसेस किसका, नेचुरल का। आर्टिफिशियल करना है आपको, तो आर्टिफिशियल का फिर जो होगा तरीका, एक होगा इसमें बैरियर, ठीक है, दूसरा होगा इसमें पिल्स, तीसरा होगा इसमें चौथा होगा इसमें इंजेक्शन, और इसमें होगा एक डिवाइस जिसको बोलेंगे इंट्रा, सब पढ़ेंगे हम लोग, सब पढ़ेंगे, एक एक करके सब पढ़ेंगे, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, IUD, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, कॉन्ट्रासेप्शन का दो पार्ट होगा, या टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्शन चाहते हैं या कि परमानेंट चाहते हैं। परमानेंट चाहते हैं तो ट्यूबोकोटोमी होगा या फिर वैस्कोटोमी होगा, इन दोनों को हम लोग समझेंगे। अब आते हैं टेम्पररी में। टेम्पररी का दो पार्ट होगा, नेचुरल या आर्टिफिशियल। नेचुरल होगा तो तीन तरीका होगा, एक होगा इसमें पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जिसको रिदम साइकिल भी या फिर कैलेंडर साइकिल बोलते हैं। दूसरा होगा इसमें कोइटस इंटरप्टस, इसको विथड्रॉल ही बोलते हैं, विथड्रॉल, ठीक है, ये प्रोसेस, ठीक है। नीतीश कुमार जी इसी के बारे में बताना चाह रहे थे। और एक था लैक्टेशनल एमेनोरिया के बारे में। पहला हम लोग समझते हैं, इसको एक्चुअली हम लोग कल समझेंगे, है ना। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे नेचुरल के बारे में, यानी कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के बारे में, कोइटस इंटरप्टस के बारे में, एंड थर्ड वन इज लैक्टेशनल एमेनोरिया के बारे में। देन वी विल टॉक अबाउट द बैरियर, पिल्स, इम्प्लांट, इंजेक्शन, एंड देन intrauterine device, and further we will discuss about the permanent contraception, which will be vasectomy and the tubecotomy.